हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो यूनिट होने वाली है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इजी यूनिट होने वाली है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डेडलॉक क्या होता है। ठीक है, तो डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर ग्रुप ऑफ प्रोसेस हम जब भेजते हैं सारी साथ में, तो क्या होती है, वो ब्लॉक हो जाती है परमानेंटली। ठीक है, क्योंकि सारी जो प्रोसेस हैं उनको एक टाइम चाहिए, एक रिसोर्सेज चाहिए अपनी कंप्लीशन के लिए। ठीक है, मतलब कि कब वो रिलीज़ करेंगी, कब वो अपना प्रोसेस मतलब करना शुरू करेंगी, तो उनको एक टाइम चाहिए। और अगर वो टाइम नहीं मिलता तो सारी जो प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है, परमानेंटली ब्लॉक हो जाती है। ओके, इसमें लिखा है डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर अ ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस आर परमानेंटली ब्लॉक एज अ रिजल्ट ऑफ ईच प्रोसेस हैविंग एक्वायर अ सबसेट ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, सबसेट एक चाहिए रहता है नीडेड फॉर इट्स कंप्लीशन एंड वेटिंग फॉर रिलीज। ठीक है, तो मतलब रिमेनिंग जो हेल्ड अदर्स सेम ग्रुप में ही दूसरी प्रोसेस भी होने, तो वो जो 1 बाय 1 प्रोसेस होती है, अगर उसको टाइम टू टाइम वेटिंग और कंप्लीशन टाइम नहीं मिलता है तो वो क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। ठीक है, डेडलॉक के लिए क्या होनी चाहिए, एक नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, एटलीस्ट वन रिसोर्सेज मस्ट बी हेल्ड इन अ नॉन शेयरेबल मोड, दैट इज ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज द रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रन होनी चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब सारी प्रोसेसेस एक साथ नहीं आनी चाहिए, हर प्रोसेसेस को टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। अगर एक हो रही है, एक ने रिक्वेस्ट किया है, तो जब तक दूसरी प्रोसेस हो रही है तो उसको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 जो प्रोसेस रिलीज होंगी तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होगा। ठीक है, तो यही था हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नाउ नेक्स्ट पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारा होल्ड एंड वेट। ठीक है, होल्ड एंड वेट क्या होती है, जहां पर हमें थोड़ी देर के लिए एक रिसोर्सेज को होल्ड करना रहता है। ठीक है, और जब तक एक रिसोर्स हो रही होती है तब तक मतलब प्रोसेस डन हो रही होती है, तब तक दूसरी रिसोर्स को क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, क्योंकि अदर प्रोसेस डन हो रही होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, होल्ड एंड वेट। थर्ड क्या होता है हमारा, सर्क्यूलर वेट होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे मतलब सर्क्यूलरली वेट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे बहुत सारी प्रोसेस है, P1 P2 P3 और Pn तक प्रोसेस है। ठीक है, तो हमें क्या करना रहता है, जैसे P1 वेटिंग पे है, तो मतलब P1 जब प्रोसेस हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, P2 को वेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर P2 वेट कर, जब तक P2 डन हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, P3 को क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, फिर जब P3 होगी तो Pn-1 जो प्रोसेस होगी उसको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही थी हमारी सर्कुलर वेट की, मतलब सर्कुलर वेट में क्या होता है। ओके, सो नेक्स्ट है नो प्रियम्पशन। प्रियम्पशन का मतलब क्या होता है, ओएस किसी भी प्रोसेस से उसका रिसोर्स जबरदस्ती नहीं ले सकती। ठीक है, नो प्रियम्पशन का मतलब होता है कि ओएस किसी भी प्रोसेस का रिसोर्स जबरदस्ती नहीं ले सकती। अगर कोई प्रोसेस ऑलरेडी किसी रिसोर्स को यूज कर रहा है तो प्रोसेस खुद रिसोर्स रिलीज करेगा जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई प्रोसेस हो रही है तो आप उसका जबरदस्ती उसका रिसोर्स नहीं यूज कर सकते जब तक वो कंप्लीशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक प्रिंटर है, ठीक है, P1 नाम का प्रिंटर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो और प्रिंटर को भी मतलब P2 को भी प्रिंटर चाहिए। P1 यूज़ कर रहा है तो P2 को भी चाहिए, पर अभी P1 यूज़ कर रहा है तो P2 हमसे ज़बरदस्ती प्रिंटर नहीं ले सकता जब तक कि हमारा काम पूरा ना हो जाए। तो यही होती है नो प्रियम्पशन। ठीक है, हम आते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पे। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पे। ये क्या होता है, ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है जो सिस्टम में प्रोसेस और रिसोर्सेज के बीच रिलेशनशिप शो करता है कि रिसोर्स और प्रोसेस कैसे हो रही है। उसका एक ग्राफ होता है, एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो हमें शो करता है कि कब प्रोसेस या रिसोर्स को होल्ड और वेट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका एक ग्राफ होता है जिसमें कि सेट ऑफ वर्टाइसेस और एडजेस होते हैं। तो ये है उसका ग्राफ, ये P1 R1
और ये P2 और यहाँ पर R2 आएगा, ठीक है। ये R2 है, ठीक है, इसमें R2 रहेगा। और ये प्रोसेस क्या हो रही है, पहले हमारी प्रोसेस वेट कर रही है, फिर इसको असाइन हुआ रिसोर्स, तो P2 अपना रिसोर्स ले रही है यहाँ पर, और इसको वेट करना पड़ रहा है P2 को, R2 को, फिर R2 को रिसोर्स दिया किसको, P1 को। तो ऐसे ये प्रोसेस चल रही है इसमें। तो ये ग्राफ से रिप्रेजेंट करा है, इसमें कोई भी साइक्लिक फॉर्म नहीं हो रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे डिटेक्शन एंड रिकवरी। डिटेक्शन में हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो प्रोसेस को डेडलॉक में एंटर होने देता है और फिर पीरियोडिकली चेक करता है कि डेडलॉक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर डेडलॉक डिटेक्ट हो जाता है तो ओएस रिकवरी मेथड्स को अप्लाई करके डेडलॉक को रिमूव कर देता है, ठीक है। जैसे कि प्रोसेस रन करती है, फिर डेडलॉक होने देते हैं, ठीक है। फिर सिस्टम चेक करता है कि डेडलॉक अगर हुआ है, अगर होता है तो रिकवरी मेथड यूज़ होती है, और नहीं होता है तो कंटिन्यू होके डेडलॉक को ऐसे ही हटा दिया जाता है, ठीक है। ये हमारा था डेडलॉक। डेडलॉक डिटेक्शन में ये होता है, ये हमारे डेडलॉक डिटेक्शन का डायग्राम है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जिसमें कि P1 जो है वो R1 को होल्ड कर रहा है, R2 का वेट कर रहा है, P2 R2 होल्ड कर रहा है और R1 का वेट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को रिसोर्स का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, डेडलॉक। ओएस पीरियोडिकली चेक करेगा, डेडलॉक मिला तो रिकवरी मेथड यूज़ करेगा, ठीक है। तो डेडलॉक डिटेक्शन क्या होता है, इन दिस अप्रोच प्रोसेस आर अलाउड टू एंटर द डेडलॉक एंड द सिस्टम पीरियोडिकली चेक्स वेदर डेडलॉक अकर्ड, इफ डिटेक्टेड रिकवरी मेथड अप्लाई हो जाती है, ठीक है। पहले क्या होगा, डिटेक्ट करता है और फिर उसके बाद उसे रिकवर कर देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा डेडलॉक डिटेक्शन और रिकवरी, ठीक है, यही लिखा है इसमें। फिर यहाँ पर तो डेडलॉक रिकवरी पे आते हैं, किलिंग द प्रोसेस। वो हर प्रोसेस को किल कर देती है, और 1 बाय 1 किलिंग करने के बाद मतलब डेडलॉक को अगेन कीप करती है, फिर अगर होता है तो उसको ये डेडलॉक रिकवरी होता है। अवॉइडेंस, डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए 2 एल्गोरिदम यूज़ होती है, एक होती है बैंकर्स एल्गोरिदम और एक होती है सेफ्टी एल्गोरिदम। बैंकर्स एल्गोरिदम क्या होती है कि डेडलॉक मतलब बैंकर्स एल्गोरिदम से हम डेडलॉक हटा सकते हैं। डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम है, इसका मेन पर्पस ये है कि चेक करना कि रिसोर्सेज एलोकेट करने के बाद सिस्टम सेफ़ है कि नहीं है, ठीक है। हमने एक रिसोर्स एलोकेट करी तो उसके बाद सिस्टम सेफ़ है या नहीं, ये हम बैंकर्स एल्गोरिदम से करते हैं, ठीक है। ओएस रिसोर्स देने से पहले चेक कर लेता है, अगर ये रिसोर्स दे दिया तो डेडलॉक तो नहीं होगा। ये हमारा क्या होता है, बैंकर्स एल्गोरिदम। जैसे कि हमने रिसोर्स को रिक्वेस्ट करा, ठीक है, रिसोर्स को फिर चेक करा, रिसोर्स कैसे एक्ट कर रही है, ठीक है। रिसोर्स को हमने क्या करा, रिक्वेस्ट करा, फिर रिसोर्स को चेक करा, फिर हमने बताया कि ये रिसोर्स हमारी टेम्परेरीली एलोकेट हो रही है, अगर तो सेफ़ स्टेट है कि नहीं, अगर सेफ़ होगा तो ये एलोकेट होने देगी और अनसेफ होगा तो रिजेक्ट कर देगी उसे, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है बैंकर्स एल्गोरिदम, ठीक है। इसमें अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, अभी सिस्टम के पास कितनी मतलब है रिसोर्सेज, ठीक है, मैक्सिमम कितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है, एलोकेशन कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा बैंकर्स एल्गोरिदम। रिसोर्स एलोकेट करने से पहले सिस्टम को चेक करना कि वो सेफ स्टेट में है या नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारी आती है सेफ्टी एल्गोरिदम, ठीक है। तो सेफ्टी एल्गोरिदम क्या होती है, इसका पर्पस होता है कि रिसोर्स एलोकेट करने के बाद सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा नहीं। ये बैंकर्स एल्गोरिदम का क्या है, एक मतलब सेफ पार्ट है, ठीक है, जो कि हम चेक करते हैं। तो वर्क अवेलेबल है, सेट करना उसको, फिर उसके बाद सभी प्रोसेस के लिए फिनिश को सेट करना, फिर उसके बाद ऐसी प्रोसेस P1 को फाइंड करना जिसके लिए हम मतलब प्रोसेस कर रहे हैं। अगर प्रोसेस मिल गया तो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, ठीक है। जैसे कि अवेलेबिलिटी चेक करो, फिर चेक करो कि उसकी नीड है कि नहीं, फिर उसे एलोकेट करो, फिर फिनिश करो और फिर
रिलीज़ कर दो और फिर रिपीट। सेफ्टी एल्गोरिदम डिटरमाइन करता है कि वेदर द सिस्टम इज़ इन सेफ स्टेट और फाइंडिंग द सीक्वेंस, ठीक है। तो ये ही हमारा सिस्टम एल्गोरिदम होता है, ठीक है। ये है हमारा पूरा सिस्टम एल्गोरिदम। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रोग्राम का वो पार्ट है जहाँ प्रोसेस किसी शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करता है, ठीक है। जैसे मेमोरी लोकेशन, डेटा स्ट्रक्चर, सीपीयू या आईओ डिवाइस। एक टाइम पर सिर्फ एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। क्या है बताता है ये कि एक टाइम पे हमें सिर्फ कितने प्रोसेस रन करने चाहिए, एक प्रोसेस, ठीक है। तो ये कौन बताता है, हमारा क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। द क्रिटिकल सेक्शन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय मोर देन वन प्रोसेस एट द सेम टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम फेसेस द डिफिकल्टीज इन अलाउइंग एंड डिसअलाउइंग द प्रोसेस फ्रॉम एंटरिंग द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो डिफ़िकल्टी फेस करने लगता है फिर कौन, क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। जैसे कि स्ट्रक्चर होता है इसका, एक एंट्री पॉइंट होता है, फिर उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन होता है, फिर उसके बाद एग्जिट सेक्शन और रिमाइंडर सेक्शन, ठीक है। तो क्या होता है क्रिटिकल सेक्शन रिसोर्स जो फर्स्ट क्या होता है हमारा एंट्री सेक्शन, ठीक है। ये हमारा एंट्री होता है, फिर उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन रिसोर्स होता है, फिर एग्जिट होता है और फिर हमारा क्या होता है, रिमाइंडर सेक्शन होता है, ठीक है। इसका जो मेन एम होता है वो होता है रेस कंडीशन को प्रिवेंट करना और प्रोसेसेस को प्रॉपरली सिंक्रोनाइज करना, ठीक है। इसकी तीन जो मेन कंडीशंस होती हैं इंपॉर्टेंट, वो होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोसेस और बाउंडेड वेटिंग, ठीक है। ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन का स्ट्रक्चर था पूरा, ठीक है, स्ट्रक्चर था ये। और फिर हमारी क्या आती है, इसकी तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस आती है। सबसे पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है और दूसरी प्रोसेस को आना है तो वो एंटर नहीं कर सकती। इससे क्या होगा, अगर एक आ रही है और एक और आ रही है तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो सकता है, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस हम साथ में नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या होती है, प्रोग्रेस में जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होती है, ठीक है, जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करना चाहती वो दूसरे प्रोसेस को अननेसेसरी ब्लॉक नहीं कर सकती, ठीक है। अगर एक प्रोग्रेस में क्या देखते हैं, अगर एक प्रोसेस आ रही है और उसको नहीं आना है उसमें, तो वो दूसरे प्रोसेस को ब्लॉक नहीं कर सकती कि अगर उसको नहीं जाना तो वो पीछे जो उसकी और प्रोसेस आ रही है उसको भी मना कर दे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये प्रोग्रेस में हम बताते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा आते हैं हम, नेक्स्ट होता है हमारा ये बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग मतलब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के लिए इनडेफिनेटली वेट नहीं करेगी, ठीक है, इनडेफिनेटली वेट नहीं करेगी किसी भी प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो यही हमारा था क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन में हम शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करते हैं, किसको, क्रिटिकल सेक्शन में शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करते हैं, ठीक है। इसमें कंडीशंस होती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की ये क्या होती है, तीनों मेन कंडीशंस होती है, ठीक है। तो ये था हमारा क्रिटिकल सेक्शन। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है हमारा यूनिट 4 का ही आईओ इंटरफेस, ठीक है। तो आईओ इंटरफेस क्या होता है, ये जो मेथड होती है ये यूज़ की जाती है टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन। एक इंटरनल स्टोरेज से ट्रांसफ़र करते हैं, इनपुट और आउटपुट मिलता है हमारा एक्सटर्नल से। तो ये जो इनपुट आउटपुट में हम डिवाइसेस में इंटरनल और एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा इनपुट आउटपुट इंटरफेस, ठीक है। जैसे कि एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म है जो सीपीयू और आईओ इंटरफेसेस डिवाइसेस के बीच को कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है। ये मतलब कम्युनिकेशन का सोर्स है कि मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो सीपीयू और आईओ डिवाइसेस जो होते हैं ना, सीपीयू और आईओ डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होता है, हमारा आईओ इंटरफेस के मदद से होता है, ठीक है। तो सीपीयू क्या होता है और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच का मतलब आप समझ लो ब्रिज है एक, ठीक है। तो सबसे पहला होता है कि मेन फंक्शंस इसके क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं मेन फंक्शन,
मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र होते हैं हमारे। सबसे पहला होता है हमारा प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, फिर नेक्स्ट होता है हमारा इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट, और थर्ड वन जो होता है वो हमारा होता है डीएमए, जो कि होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, हम डीएमए तो पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने 404 में हमने डीएमए इंटरप्ट ये तीनों पढ़े थे, मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है हमारा प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम चेक करते हैं कि सीपीयू खुद कंटिन्यूसली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को चेक करता है कि डिवाइस रेडी है या नहीं है। ठीक है, मतलब उसका रेडी स्टेट बताता है किसमें, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में। ठीक है, सीपीयू क्या चेक करता है कि रेडी होता है तो वो डेटा ट्रांसफ़र करता है, और नहीं रेडी होता है तो क्या करता है, फिर से चेक करने लगता है। ठीक है, तो वेट करना उसका काम है कि रेडी है कि नहीं है। ठीक है, रिपीटेडली चेक करता है। ये बहुत सिंपल होता है और इजी इम्प्लीमेंट होता है, इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता है, और एफिशिएंट होता है लेकिन स्लो डिवाइसेस के लिए। ठीक है, जैसे कि हम लिख सकते हैं इन प्रोग्राम इनपुट आउटपुट द सीपीयू कंटिन्यूसली चेक्स द स्टेटस। ठीक है, स्टेटस चेक करता है किसका, इनपुट आउटपुट डिवाइस का, कि वो क्या कंट्रोल डेटा ट्रांसफ़र कंट्रोल करने के लिए रेडी है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इनपुट आउटपुट। नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारा इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट, ये प्रोग्राम था। अब हम नेक्स्ट आते हैं इंटरप्ट में। ठीक है, तो इंटरप्ट में क्या होता है, इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट में क्या होता है, इसमें सीपीयू को कंटिन्यूसली चेक करना पड़ता है कि मतलब कंटिन्यूसली डिवाइस को चेक नहीं करना पड़ता। इसमें हमें इंटरप्ट इनपुट इनिशिएटेड इनपुट में क्या करना पड़ता है, इसमें यहाँ पे हमें सीपीयू को कंटिन्यूसली डिवाइस का चेक नहीं करना पड़ता। डिवाइस जब रेडी होता है तो वो इंटरप्ट सिग्नल भेजता है किसको, सीपीयू को। ठीक है, तो वो क्या बता देता है कि हाँ अब मैं रेडी हूँ, अब तुम मेरा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सीपीयू होता है, फिर मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्टार्ट होता है, सीपीयू कंटिन्यूसली चेक होता है, अगर डिवाइस रेडी हो जाता है तो वो इंटरप्ट करके उसे सिग्नल दे देता है। मतलब ये क्या प्रोवाइड करता है, हमें सिग्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये भी बहुत एफिशिएंट होता है और इसमें कंटिन्यूसली पोलिंग नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होता है, हर इंटरप्ट को हैंडल करने का ओवरहेड होता है। ठीक है, कि हर इंटरप्ट जो हो रहा है उसको हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे डीएमए पे। ठीक है, डीएमए क्या होता है हमारा, डीएमए जो होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसमें क्या होता है, डेटा ट्रांसफ़र के लिए सीपीयू हर बाइट वर्ड को हैंडल नहीं करता। ठीक है, एक डीएमए कंट्रोलर सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भी सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में डीएमए होता है। ये हमारा यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, यहाँ हमारा डीएमए है, और यहाँ हमारा क्या है, इनपुट आउटपुट मतलब डीएमए, ये डीएमए कंट्रोलर, ये इनपुट आउटपुट, और यहाँ हमारा सीपीयू है, और ये हमारी ऊपर मेमोरी है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले मैं एक अच्छे से पेज में आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये हमारा पेज है, इसमें मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है, डीएमएसी। ठीक है, डेटा मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। ठीक है, इसके यहाँ जो रहता है वो क्या रहता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, और इसके इधर जो इससे कनेक्ट रहता है वो रहता है हमारा सीपीयू। ठीक है, और इसके इन दोनों के बीच में क्या रहता है, ये जो ब्रिज रहता है ये होता है मेमोरी। ठीक है, तो ये क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डीएमए को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है डिटेल्स। डीएमए कंट्रोलर इनपुट आउटपुट मतलब मेमोरी, और इसके मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में डेटा ट्रांसफ़र को कंट्रोल करता है। ठीक है, जब इसको पूछता है कि सीपीयू पूछता है कि मतलब डीएमएसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू सीधे नहीं बात कर सकता है डायरेक्टली, तो डीएमएसी को क्या बोलता है, सीपीयू से जाके पूछो कि क्या वो मेरी प्रोसेस लेगा। तो अगर प्रोसेस हाँ बोलता है तो ये वापस जाके हाँ बोलता है, फिर हम मेमोरी में डायरेक्ट इनपुट दे देते हैं। लेकिन अगर वो
नहीं बोलता है तो यहाँ नहीं होता है DMAC, ठीक है। तो इसके मतलब डेटा ट्रांसफ़र होता है कि ये इससे डायरेक्टली CPU से इनपुट आउटपुट डिवाइस बात नहीं कर सकता। उसके बीच में एक जो चीज़ आती है ब्रिज, वो DMAC होता है, जो कि इनपुट आउटपुट और मेमोरी का क्या करवाता है, ट्रांसफ़र करवाता है डेटा। ट्रांसफ़र कंप्लीट होने पर DMA CPU को इंटरप्ट कर सकता है, ठीक है। ये भी फास्ट डेटा ट्रांसफ़र करता है हमारा, और लार्ज अमाउंट का डेटा हम इसमें भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, DMAC मतलब इसमें हम तीनों को पता करते हैं। प्रोग्राम क्या करता है हमारा, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट क्या करता है हमारा, CPU मतलब उससे पूछता रहता है। CPU पूछता है कि वो मतलब तैयार है कि नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद पूछता है उससे, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्या होता है, इंटरप्ट, ठीक है। इंटरप्ट में क्या करता है वो, इंटरप्ट में CPU डिवाइस किसको बुलाता है, CPU को बुलाता है, ठीक है, सिग्नल देता है उसको, ठीक है। और थर्ड वन DMAC में क्या होता है, खुद डेटा ट्रांसफ़र करता है। थर्ड जो होता है DMA, उसमें क्या होता है, खुद डेटा ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। उसमें वो खुद डेटा ट्रांसफ़र करता है। तो ये हमारे तीनों क्या थे, हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र और IO इंटरफेसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेमेफोर, ठीक है। सेमेफोर क्या होता है, सेमेफोर एक वेरिएबल होता है जो कि कंटिन्यूसली किसके मतलब कंट्रोल करता है, मल्टीपल प्रोसेस को जो एक साथ सारी मल्टीटास्क करती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, उनको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है उनकी एक्सेस को, ठीक है। जैसे कि कौन सी प्रोसेस कब वेट करेगी, कब सिग्नल है उसका होल्ड का, कि तो वो हमारा कौन बताता है, सेमेफोर। जैसे कि हम देखते हैं एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक, उसका एग्ज़ाम्पल है ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल पे जो मतलब पुलिस खड़ी रहती है, वो ट्रैफिक पुलिस, वो क्या बताती है कि कौन सी मतलब उनको उस वे में गाड़ियाँ मतलब भेजनी रहती है ट्रैफिक पे कि कहीं भी जाम ना लगे, ठीक है। तो वो एक टाइम पे कौन सी प्रोसेस को वेट करने के लिए कौन सी होल्ड करेगी, कौन सी जाएगी, तो वो कौन बताता है, वो सब बताती है। तो सारी क्या होती है, प्रोसेस एक साथ चल रही होती है, मल्टीपल गाड़ियाँ एक साथ चल रही होती हैं, उनको सिंक्रोनाइजेशन टाइमिंग मतलब जो बताता है, वो कौन बताता है, सेमेफोर, ठीक है। तो सेमेफोर क्यों यूज़ किया जाता है, सेमेफोर यूज़ किया जाता है कि कंट्रोल एक्सेस करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए, कॉमन रिसोर्सेज जब मल्टीपल प्रोसेस चलती है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। प्रोवाइड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है प्रोसेस को, रेस कंडीशन को हटाने में मदद करता है, और जो रिसोर्सेज शेयर्ड होती हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसमें दो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जो कि होता है एक वेट जिसको हम PS से डिनोट करते हैं, और एक होता है सिग्नल जिसको हम VS से डिनोट करते हैं, ठीक है। वेट क्या होता है, ये वैल्यू कम कर देता है, वेट करना है तो हमारा टाइम जा रहा है, तो ये वैल्यू को क्या कर देता है, सेमेफोर की वैल्यू को डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। इफ़ द रिक्वायर्ड रिसोर्स इज़ नॉट अवेलेबल द प्रोसेस इज़ ब्लॉक्ड एंड प्लेस्ड इन अ वेटिंग क्यू, ठीक है। अगर उसे रिसोर्स नहीं मिलता है, अगर उसे सिग्नल नहीं मिलेगा गाड़ी को, तो वो नहीं चलेगी, तो क्या होगी, वो प्रोसेस, रास्ता बंद हो जाएगा और उसको वेट करना पड़ेगा लाइन में, ठीक है। वैसे ही सिग्नल होता है, अगर सिग्नल मिल जाता है तो हम जा सकते हैं, तो इंक्रीज़ कर देता है ये वैल्यू, किसकी, सेमेफोर की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता है। और मतलब अगर प्रोसेस वेटिंग कर रही होती है तो एक प्रोसेस को मतलब वेट करवा के दूसरी प्रोसेस को चलाने लगता है, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि बोथ सेमेफोर ऑपरेशन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली एटॉमिकली टू अवॉइड रेस कंडीशंस, ठीक है। इंडिविजुअली दोनों कंडीशंस को एक साथ मतलब वर्क करना पड़ता है, जिससे कि हमारी रेस कंडीशन क्रिएट ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे 2 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, सेमेफोर्स होते हैं,
ठीक है। 2 टाइप के सेमेफोर कौन सा होता है, एक होता है बाइनरी सेमेफोर और एक होता है हमारा काउंटिंग सेमेफोर। ठीक है। बाइनरी सेमेफोर में क्या होते हैं, बाइनरी नंबर होते हैं, जैसे 0 और 1। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन यूज़ करता है। मतलब देखता है कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ठीक है। जैसे क्रिटिकल सेक्शन में हमने पढ़ा वैसे। तो 0 कब होगा, जब प्रोसेस रन कर रही होगी, और 1 कब होगा, जब प्रोसेस रुकी होगी। तो इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन होती है, 0 1। बाइनरी है मतलब 0 1 का यूज़ हो रहा है, और म्यूचुअल एक्सक्लूजन इधर ज़्यादा होता है। ठीक है। जैसे 0 पे रिसोर्स अनअवेलेबल होगी और 1 पे रिसोर्स अवेलेबल होगी। ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा बाइनरी सेमेफोर होता है। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर काउंटिंग सेमेफोर आता है। काउंटिंग सेमेफोर में हम क्या ले सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 1 2 से लेकर n तक हम ले सकते हैं इसमें। ठीक है। ये नंबर अवेलेबल रिसोर्स यूनिट्स में क्या रखता है, ट्रैक रखता है। ठीक है। सेमेफोर वैल्यू क्या रिप्रेजेंट्स करती है, नंबर ऑफ अवेलेबल यूनिट्स को, जैसे कि वेट और सिग्नल। तो वेट और सिग्नल हमारे 2 ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि वेट क्या हो जाता है, डिक्रीज़ कर देता है काउंट को 1 से, और सिग्नल क्या होता है, इंक्रीज़ कर देता है काउंट को 1 से। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे काउंटिंग सेमेफोर होता है। ठीक है। इसमें सबसे पहले इसका एडवांटेज है कि ओनली 1 प्रोसेस रन। ठीक है। एक ही प्रोसेस रन होगी एक टाइम पे, जैसे कि क्रिटिकल सेक्शन में हमने देखा था। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इसमें स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। ठीक है। और इसमें कोई सी भी रिसोर्स जो होती है मतलब वेस्टेज नहीं होती। ठीक है। क्या नहीं होती, वेस्टेज नहीं होती। क्यों नहीं वेस्ट होती, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेस रन होती जाती है, कभी कोई होल्ड हो रहा है कभी रन, तो मल्टीपल प्रोसेस चलती रहती है, इसमें रिसोर्स की वेस्टेज नहीं होती। ठीक है। तो ये क्या था हमारा एडवांटेजेस। ठीक है। ये हमारे क्या थे, एडवांटेजेस। नाउ डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज होता है कि ये थोड़ी सी क्या है, सेमेफोर इज, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, सेमेफोर इज कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। सेमेफोर कैसी होती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसके जो वेट और सिग्नल होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं परफॉर्म करना। ठीक है। और सेमेफोर क्या हो जाता है कि प्रायोरिटी इन्वर्जन को भी मतलब लीड कर सकता है। जैसे कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में शायद वो हायर प्रायोरिटी लोअर प्रायोरिटी वाला वो जो सीन होता है कि लोअर प्रायोरिटी को क्रिटिकल सेक्शन में रखेंगे और हायर प्रायोरिटी को बाद में रखेंगे। ठीक है। तो वो लोअर प्रायोरिटी के ऊपर जो होता है प्रायोरिटी इन्वर्जन। ठीक है। क्या हो सकता है, प्रायोरिटी इन्वर्जन हो सकता है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, पूरे डिसएडवांटेज। ठीक है। तो ये क्या था हमारा पूरा, ये हमारा था सेमेफोर के बारे में। ठीक है। किस पे आते हैं हम, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम पे। ठीक है। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। 5 फिलोसोफर है जो एक राउंड टेबल पे बैठे हैं। हर एक फिलोसोफर को एक मतलब चाहिए एक चॉपस्टिक खाने के लिए, 2 चॉपस्टिक। ठीक है। किसको, सारे फिलोसोफर को 2 चॉपस्टिक चाहिए खाने के लिए। या तो हम क्या करेंगे कि या तो उसके मतलब यही एक कंडीशन होती है डाइनिंग फिलोसोफर में कि उन लोग के पास एक एक है चॉपस्टिक और सबको खाना है एक टाइम पे, तो क्या करेंगे, इसीलिए हम डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम ये अकर होती है इसमें। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक को लेफ़्ट और राइट दोनों को एक एक चम्मच दे देंगे, मतलब एक चॉपस्टिक दे देंगे, तो जिससे दूसरे को वेट करना पड़ेगा। जैसे कि ये बैठा है तो इसमें क्या होगा, जैसे कि P1 को हमने P1 ने अपनी चॉपस्टिक P2 को दे दिया, P2 के लेफ़्ट पे भी है राइट पे भी, तो ये खा सकता है। फिर P3 हो वेट कर रहा है जब तक P2 खाए। फिर P2 ने अपनी स्पून दी, एक तो इसके पास थी, एक इसने दे दी, तो फिर हो गई इसके पास। अब P4 वेट कर रहा है, एक इसके पास थी पहले से, एक इसने दे दी, तो अब इसके पास आ गई। फिर ये वेट कर रहा है, इसको दी, इसके पास एक थी, फिर ये अपनी इसको दे देगा, तो इसके पास एक थी, और ये तो ये क्या होता है, हमारा डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम होता है कि 5 जो फिलोसोफर बैठे हैं इनको हमें इस वे में अरेंज करना है कि पांचों फिलोसोफर आराम से खा पाए। ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम होता है। ठीक है।
यही थी हमारी डायनेमिक। ईच चॉपस्टिक इज शेयर्ड बिटवीन टू नेबर फिलोसोफर, ये मैंने बताया। एवरी फिलोसोफर नीड 2 चॉपस्टिक टू ईट, हर फिलोसोफर को 2 चॉपस्टिक चाहिए खाने के लिए, एक लेफ़्ट और एक राइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे इस वे में अरेंज करेंगे कि दोनों के पास उतना ही टाइम मिले और उतना ही टाइम में दोनों अच्छे से खा लें, ठीक है। सारे फिलोसोफर 5 खा लें, ठीक है। बस कंडीशंस इसमें रहती हैं कि एक के पास एक ही है, तो हमें इस वे में अरेंज करना है कि सारे फिलोसोफर खा पाए। यही हमारा था फिलोसोफर, ठीक है। जैसे कि P1 में क्या करेगा, वो थिंक करेगा, फिलोसोफर इज़ थिंकिंग एंड डज नॉट नीड द चॉपस्टिक, ठीक है। जब वो सोचेगा तब उसे नहीं चाहिए। प्री प्रोटोकॉल में क्या होता है, फिलोसोफर प्रिपेयर टू रिक्वायर्ड चॉपस्टिक रिसोर्सेज, अब क्या होता है, उसे मतलब चॉपस्टिक मिलने लगती है, फिर वो क्या करता है, खाना शुरू करता है अपनी दोनों चॉपस्टिक से। फिर क्या होता है, फिलोसोफर फिनिश ईटिंग एंड रिलीज द चॉपस्टिक, ठीक है। ये 4 कंडीशन प्रोसेस रन होती है, थिंक, प्री प्रोटोकॉल, ईट और पोस्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। जब वो खा लेता है तो वो उसे क्या कर देता है, दूसरे फिलोसोफर को दे देता है खाने के लिए, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, इसमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है इसका, उसके बारे में लिखना है, उसकी चारों कंडीशंस बतानी है, ये फ्लो चार्ट बनाना है और हाईलाइट करना है कि कैसे हम उस कंडीशन को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या था, फिलोसोफर और डाइनिंग फिलोसोफर, सेमेफोर, प्रॉब्लम, ठीक है। ये सारे हमारे थे। तो यही थी हमारी यूनिट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताना कैसे लगी। और हाँ, मैं सारे यूनिट के वन शॉट डालने वाली हूँ, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मैं यूनिट डालूँगी तो आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे आप टाइम टू टाइम पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। और मैं 1000% श्योर हूँ कि जो मैं वन शॉट पढ़ाऊँगी उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आएंगे ही और रिपीटेड आएंगे। फिर हम रिव्यू में देखेंगे भी और मैं बताऊंगी भी कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना ही था बस यूनिट 4 के लिए। बाकी फिर और यूनिट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।